नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोकार्बन में ही है बाय इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो तुमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स देख लिया, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो पूरा क्या था, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, दो तरीके हैं बस हेलो एरीन्स बनाने के, ठीक है। दोनों डिस्कस करेंगे। एक है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा आएगा सेंड-मेयर रिएक्शन, ठीक है। बड़ा ही फेमस है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे जिससे वीडियो लंबी ना हो। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ये वैसे तुम 11th में पढ़ चुके हो। क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल का एरोमेटिक रिंग पे सब्स्टिट्यूशन है। क्या है सब्स्टिट्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आएगा और किसी को निकालेगा वहां से, ठीक है। तो हम ले लेते हैं सिंपल, पहले तो बेंजीन ही ले लो, सबसे पहले तो बेंजीन ही ले लो। इस पे इलेक्ट्रोफाइल आता है, ठीक है। सबसे एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल यहां आएगा, ठीक है। देखो तुम्हें पता है हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ है, यही तो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ है। ये आया, अटैच हुआ, सबसे पहला स्टेप 1 बना रहा हूं, बिना डाउट किए इलेक्ट्रोफाइल आ गया H। तुम्हें पता है देखो ये पॉजिटिव है और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगातार रोटेट कर रखी है, तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल वहां जाके सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है। ये H आ गया। अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे थोड़ी देर के लिए, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ क्या जनरेट होगा, वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। देखो ये बॉन्ड यहाँ आया, अब इस कार्बन की वैलेंसी गिनोगे तो यहाँ कम है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में हुआ क्या, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ बन रहा है इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को दे रखी है, जिसके कारण यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई और इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो गया। तो ये इलेक्ट्रोफाइल मैंने यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन समझा रहा हूं, लेकिन जब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स की तो इलेक्ट्रोफाइल ही होते हैं। Cl का अटैच होना, कोई भी हेलोजन अटैच हो वो अटैच होता है अपने प्लस की फॉर्म में एरोमेटिक रिंग के ऊपर, Cl प्लस Br+ की फॉर्म में अटैच होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। याद रखना। अब तुम लोग बोलोगे Cl+, Br+, मैं बोल रहा हूं कि Cl2 का एडिशन ही कराते हैं। किसका, Cl2 का एडिशन ही कराते हैं और लुईस एसिड की फॉर्म में, लुईस एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे मान लो Cl2 का एडिशन कराया, लुईस एसिड एग्जांपल हो गया AlCl3। अब तुम्हें पता है AlCl3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो मैकेनिज्म देखिए लो डिटेल में। ये होता है, इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली होती है, AlCl3 का स्ट्रक्चर है और ये Cl2 इसके साथ में। अब ये जो Cl2 है इसमें से कोई एक, जैसे ही इन दोनों को हम पास लाते हैं, वैसे तो ये बॉन्ड नॉन पोलर है, Cl के बीच के बॉन्ड में कोई पोलरिटी नहीं होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को पास लाएंगे तो इसके अंदर पोलरिटी जनरेट होगी। तो कोई भी एक Cl इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके ये एम्प्टी p ऑर्बिटल में आके बैठ जाता है और प्रोडक्ट बना देता है। ये सबसे पहला स्टेप तो यही है। स्टेप फर्स्ट लिख देना, स्टेप फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या लिखोगे, स्टेप फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और ये वाली रिएक्शन लिखोगे AlCl3 + Cl2। क्या बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, AlCl4- दिख रहा है तुम्हें, पहले से 3 थे जब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही एक Cl आ गया तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, प्लस Cl पॉजिटिव। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है स्टेप 2 है, यहां से स्टेप 2 है यहां से, ठीक है। ये Cl+, E+ कुछ नहीं है, यही Cl+ है, इसलिए मैंने बोला Cl+, Br+। अब लुईस एसिड अलग अलग लेते हैं, ठीक है। यहां पे Cl का एडिशन कर रहे हैं तो हमने क्या ले लिया, AlCl ले लिया, ठीक है। जब हम Br का एडिशन कर रहे हैं तो भी ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम NO2+ इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहे होंगे तो वहां पे तुमको क्या लेना पड़ेगा, H2SO4 लुईस एसिड लेना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल के लिए अलग अलग, लेकिन अभी हम हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं तो मैंने AlCl3 से काम चला दिया।
तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ, ये क्या है स्टेप 2। क्लियर बेटा। अब क्या होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुए, बनाते जाओ फटाफट। तो ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये यहां इलेक्ट्रोफाइल यहां है H, ठीक है। तो देखो इस बॉन्ड की वैलेंसी कम आ रही होगी, ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये यहां पे शिफ्ट हुआ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, तो नेक्स्ट स्टेप जी ये आ गया। क्लियर। तो ये पॉजिटिव चार्ज अब यहां आ गया। इस तरीके से ये रोटेट करता रहेगा, लगातार रोटेट करता रहेगा। क्लियर। और ठीक है बेटा। तो थर्ड स्टेप में हमें क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां से स्टेप थर्ड स्टार्ट हो गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। नाउ स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में आपको अलग अलग लिखने हैं स्टेप्स, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है, टाइम कम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी समझा रहा हूं, समझ में सब आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, मुझे क्या मिला बेटा, मुझे जनरली ये मिला कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो कहां कहां आ रहा है, देखो एक तो इसके बगल वाली पोजीशन पे आ रहा है और इसके फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। कहां कहां आ रहा है, इसके बगल वाली पोजीशन पे आ रहा है और इसके फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। याद रखना है कहां कहां आ रहा है, इसके बगल वाली पोजीशन पे और इसके फोर्थ पोजीशन पे। तो लास्ट स्ट्रक्चर जो मिला है मैं उससे बना रहा हूं, डबल बॉन्ड और यहाँ पे H है ही, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ट्रांसफर करता है और -H हो जाता है। क्या हो जाता है, -H+ हो जाता है, ठीक है। क्या बना जी, ये बना। क्लियर। और इलेक्ट्रोफाइल यहां लगा रह गया, -H+, ठीक है, माइनस का H+। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है बेटा आप लोगों को, क्लियर है ये सब चीज। अब ये आप ये बोलोगे कि सर ये फिर H+ किसके साथ रिएक्शन करेगा, हम बता देते हैं। जो स्टेप फर्स्ट में, लास्ट स्टेप ले लो, स्टेप 5, स्टेप 5 में क्या होगा, AlCl4- जो बना था उसके साथ ये H+ रिएक्शन कर लेता है और फिर से कैटालिस्ट तो हमको वापस लौटाना है जो कि हमने लुईस एसिड लिया था, तो AlCl3 बन जाता है और HCl बन जाता है। तो ये कैटालिस्ट बैकअप में हमें दोबारा से मिल गया, रिगेन हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म मूव करती है। एक बार रिपीट करते हैं, सबसे पहले क्या हुआ था, जैसे जैसे मेरा मार्कर मूव करता है वैसे वैसे देखो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, Cl2 ने रिएक्शन की AlCl3 से, ठीक है, क्या बनाया, AlCl4 + Cl+ बनाया, ठीक है। स्टेप 2 में ये कार्बोकैटायन ने अटैक किया, ठीक है, यहाँ पे क्या बनाया बेटा, E आ गया साइड वाले पे, फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो हमने यहाँ बना दिए, ठीक है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ दिखा दिए। इनका सबका एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर भी तुम दिखा सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग के अंदर यहां से यहां तक घूम रहा है, ठीक है, और यहाँ पे E और यहाँ पे H लगा हुआ है, ठीक है। फिर हमने स्टेप 4 में क्या किया, ये वाला एक लास्ट फाइनल स्टेप ले लिया जहां पे हमें नंबर ऑफ मैक्सिमम स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसी से ये ज्यादा स्टेबल बनता है प्रोडक्ट, ठीक है। फिर इसने क्या किया, H यहां से डीप्रोटोनेशन हुआ, ये स्टेप का नाम है डीप्रोटोनेशन, क्लियर, और H यहां से निकल गया, ये H कहां गया, AlCl4- के साथ इसने रिएक्शन की और HCl बना दिया, और AlCl3 जो कि कैटालिस्ट था स्टार्टिंग में वो वापस हमें मिल गया। इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म जाती है। तो ये तो था बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब सवाल उठता है बेटा
कि अगर ये वाला स्ट्रक्चर हो हमारे पास, टोल्यूइन हो जी पहले से, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां लगेगा? देखो इसकी प्रेजेंस में दो ही प्रोडक्ट मिलेंगे, Cl2, एक तो लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, या तो वहां पे FeCl3 लुईस एसिड ले लो, या AlCl3 ले लो, और Fe ले लो, खाली आयरन ले लो। Fe क्यों ले रहे हैं? खाली इसके पास भी d ऑर्बिटल वेकेंट रहती है, तो लुईस एसिड की तरह काम करता है। तुम्हें पता है लुईस एसिड किसे बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, तो जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है वो लुईस एसिड जैसा एक्ट कर सकता है। जिसके पास भरी हुई है, जो देना चाहता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, वो लुईस बेस की तरह काम करता है। तो ये सभी लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं, FeCl3 भी काम कर सकता है, ठीक है। तो जो हमें मेजर प्रोडक्ट मिलते हैं वो ये है, वो ये है, एक तो CH3, यहां पे एक बार X आ सकता है, हेलोजन लग सकता है, और इसकी पैरा पोजीशन पे लग सकता है, इसकी पैरा पोजीशन पे लग सकता है, ये लग गया। यही दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो आइसोमर मिलता है और एक पैरा आइसोमर मिलता है, क्लियर? और कोई हमें नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों? एक बार बताऊंगा, बाकी तुम्हें समझ जाना है, ठीक है। एक बार फटाफट से मैकेनिज्म करता जाऊंगा। देखो CH3 वाली रिंग मेरे पास ये रही, पहले से ही मैंने क्या किया, लुईस एसिड है प्रेजेंस में, तो मुझे यहां से मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूं कि मुझे एक Cl+ मिल गया, ठीक है, X+ मिल गया, क्लियर। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? देखो यहां पे मेरे पास CH3 लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट से, प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट से ये इसको रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, वो भी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। आई इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डोनेट करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन देगा, इसे देगा इसको, और इस रिंग को रिएक्ट मतलब और न्यूक्लियोफिलिक बना रहा है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, मतलब इसको पे एक तो पहले ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज जैसा बना रहा है, जिससे इलेक्ट्रोफाइल आराम से आ सके, ठीक है। तो क्या करता है, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं, और हमें मिलता है बेटा ये, हमें मिलता है बेटा ये, है ना, ये पॉजिटिव। अब देखो यहां आ गए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा होगा, ये इस पे आके अटैक कर देगा, तो ये X यहां आके अटैच हो गया CH3, ठीक है। चलो अभी अटैच नहीं कर रहे हैं, केवल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, ठीक है। अभी हमने अटैक नहीं करा है, केवल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। और पॉसिबिलिटी कहां कहां है पॉजिटिव चार्ज की, और पॉसिबिलिटी कहां कहां है? फिर क्या करे, ये बॉन्ड यहां रोटेट हो जाएगा, तो हमें इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है, वो होगा ये 4th पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां तो CH3 लगा हुआ है, ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां गए, अब ये पॉजिटिव चार्ज 4th पे आ गया। एक तो मैं इसको बोल रहा हूं 1, इसको बोल रहा हूं 2, 3, 4, 5, 6, तो एक तो सेकंड पे आ रहा है, एक 4th पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। एक तो ऑर्थो पे आ रहा है, सेकंड ही तो ऑर्थो थी और 4th ही तो पैरा थी ग्रुप के रेस्पेक्ट में, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। सर और भी पॉसिबिलिटी है, चलो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहां ट्रांसफर कर दो, तो हमें ये भी मिल जाएगा। क्या मिला? अब ये मिल गया, यहां आ गया ये पॉजिटिव चार्ज और CH3 है, ठीक है, यहां आ गया ये पॉजिटिव चार्ज और CH3 है। दोनों, ये भी तो ऑर्थो ही है, इस CH3 के ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, तो 2, 4, 6 तीनों पोजीशन, एक 4 क्या हो गई पैरा और 2 क्या हो गई ऑर्थो। इसीलिए क्या पॉसिबिलिटी होती है कि या तो बेटा, या तो X जो आने वाला है, ठीक है, सॉरी बेटा, एक बहुत बड़ी गलती हुई है मेरे से, जो ये पॉजिटिव चार्ज रोटेट कराया ना मैंने, ये नेगेटिव होगा। देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर हुए, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुए, पॉजिटिव चार्ज तो कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये जो घूम रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सॉरी बेटा, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है मेरे से, माफी चाहता हूं। क्लियर? आप लोगों को क्लियर हो गया ये नेगेटिव चार्ज। नाउ अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज है कहां कहां अटैक कर सकता है जी? यहां पे अटैक कर सकता है ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पे कर सकता है और ऑर्थो पे कर सकता है। इसीलिए मैंने बोला एक तो ऑर्थो आइसोमर बनेगा, दूसरा पैरा आइसोमर बनेगा।
यही पॉसिबिलिटी है, यही पॉसिबिलिटी है। तो तुमसे कोई पूछे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजनेशन अगर हम करते हैं तो मेटा आइसोमर क्यों नहीं बनता है, तो आंसर क्या आएगा कि कभी भी नेगेटिव चार्ज मैकेनिज्म के दौरान मेटा पोजीशन पे आता ही नहीं है। मेटा पोजीशन कौन सी है, मेटा पोजीशन कौन सी है, तीसरी वाली पोजीशन, तीसरी वाली पोजीशन मतलब ये वाली फिफ्थ वाली पोजीशन। ग्रुप के रेस्पेक्ट में साइड वाली दोनों ऑर्थो, आगे वाली दोनों मेटा। तो ना तो तीसरे पे आ रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर देख लो इस मैकेनिज्म में जहां पे तुम्हें नेगेटिव चार्ज दिख रहा हो, तीसरी और पांचवी पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, जब जो ग्रुप ऊपर लगा हुआ है, जो बेंजीन रिंग के ऊपर ग्रुप लगा हुआ है, अगर वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट से चाहे रेजोनेंस इफेक्ट से, तो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर देगा, हमेशा ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर देगा। और अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, फॉर एग्जांपल NO2, तो हमेशा बेटा मेटा आइसोमर मेजर प्रोडक्ट होगा, हमेशा बेटा मेटा आइसोमर मेजर प्रोडक्ट होगा, हमेशा बेटा मेटा आइसोमर मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अच्छा है, आप लोगों के समझ में तो आ रहा है। चलो, ऑर्थो और पैरा आइसोमर ही हमें क्यों मिल रहे थे वो आपके समझ में अच्छे से आ गया। तो ये था बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब मैंने क्या बोला कि अगर इस पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग से, देखो थोड़ा समझा देता हूं, बस 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। ये बेंजीन रिंग है, इस पे NO2 ग्रुप लगा है, ये क्या करता है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है। वो क्या कर रहा था, देने वाला ग्रुप क्या करता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है, और ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बनेगा। हम तुम्हें समझा ही देते हैं, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट, फटाफट देखो, सब तुम्हारी आंखों के सामने का खेल है, बस तुम्हें बहुत अच्छे से चीजें समझनी है। और फिर बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, केवल नोट्सों को याद करने से, रटने से काम नहीं चलेगा। रफ कॉपी पे रफ कॉपी लगातार प्रैक्टिस करोगे तब चीजें तुम्हारे हाथ में आएंगी, नहीं तो तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है एग्जाम में। ठीक है, 28 नंबर की आती है बोर्ड के पेपर में अकेली, और कंपटीशन में तो बड़ी क्रिटिकल बन जाएगी अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। और कॉन्सेप्ट बिना प्रैक्टिस के क्लियर होते ही नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, याद रखना, बिना प्रैक्टिस, और वो भी हैंड रिटन प्रैक्टिस चाहिए, और याद करने वाली नहीं। ठीक है, यहां आ गया ये पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए फिर बोल रहा हूं बेटा, अच्छे से खूब रफ कॉपी भरो, जम के इतनी प्रैक्टिस करो हर एक कॉन्सेप्ट की कि वो तुम्हें याद हो जाए। और जब तक तुम डेली नहीं करोगे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुम्हें नहीं समझ में आएगी, मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगी। अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव या एक हाइड्रोजन इधर से उधर हुआ ना, पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ठीक है, अभी जैसे पिछली बार मैं बना रहा था, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिख गया गलती से। ठीक है, ऐसा होगा अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला, NO2 माइनस तो एज इट इज है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, ये बॉन्ड यहां, अच्छा ये लगाना भूल गया था मैं। अब देखो ऑर्थो पोजीशन, जल्दी देखो फटाफट, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, यहां भी ऑर्थो है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या है, पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, पहले से ही बेटा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्या वो ऐसी जगह अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं? जब उसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो ऐसी जगह अटैक करता है जहां नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब लगा है बेंजीन के केस में, बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है,
तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मेटा पे होता है। किस पे होता है? मेटा पे, जो मैंने एक सेंटेंस में लिख दिया। तुम्हारे समझ में आना चाहिए क्यों क्यों ऑर्थो पैरा पे नहीं होता है, क्योंकि पहले से ही इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो वो कैसे अटैक करेगा? इनके कंपैरिजन में कहां पे ज्यादा है, कहां पे ज्यादा है? एक तो थर्ड पोजीशन पे, एक तो थर्ड पोजीशन पे देखो, अगर मैं बोल देता हूं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सॉरी जहां पे नंबर ग्रुप लगा है वो 1 होती है, 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। 2 और 6 पोजीशन क्या होती हैं? ऑर्थो होती हैं। एंड फोर्थ पोजीशन क्या होती है? पैरा होती है, पैरा होती है। और बेटा 3 एंड 5 पोजीशन क्या होती है? मेटा होती है। तो जो 3 और 5 पोजीशन है वो ही ऐसी दो पोजीशन बच जाती हैं इस केस में जहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा। मतलब यहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं जहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, यहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो वो थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे ही अटैक करेगा। कब? जब बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल लगा हो। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और प्रिपरेशन है बस एराइल हैलाइड की, वो भी देख लेते हैं कौन सी प्रिपरेशन। हेलो एरिन्स की, ठीक है, बड़ी सिंपल सी नेम रिएक्शन है जिसका नाम है बेटा, नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर भाई साहब ने दी थी। इसने क्या बोला, 2 स्टेप की रिएक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ये भी बता देता हूं, काफी जगह यूज होती है, बहुत जगह यूज होगी। ठीक है, इसमें तुम्हें स्टेप 2 या स्टेप याद रखने हैं। व्हाट हैपेंस एक्चुअली, एक बार इंग्लिश में बोल देता हूं, होता क्या है, व्हेन एन एरोमेटिक एमाइन, व्हेन एन एरोमेटिक, वो भी प्राइमरी, व्हेन ए प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, ये है जी, is reacts with sodium nitrite in presence of HCl, in presence of hydrochloric acid, and in very cold medium, then what we will get is diazonium salt, NaNO2 plus HCl। कोल्ड मीडियम मतलब टेम्परेचर है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में लिखोगे तो 273 to 278 केल्विन। हमको मिल जाता है बेटा डाइएजोनियम क्लोराइड, सॉरी हमको मिलता है डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या होता है डाइएजोनियम सॉल्ट? ये होता है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज निकालोगे और ये न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो तुम्हें बुक में ये मिलता है, केवल तुम्हें बुक में क्या मिलेगा, डायरेक्ट ये लिखा हुआ मिलेगा, इसकी जगह N2 प्लस लिखा रहेगा। N2 प्लस लिखा रहेगा, कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? फिर सेट, ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप, डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, क्लियर बेटा? N2 प्लस बना। अब होता क्या है, ये जो N2 है, देखो तुम्हें बताया था मैंने, अगर तुम्हें 11th क्लास याद हो, कि जब तक पॉसिबिलिटी नहीं होती, जब तक मोस्ट स्टेबल कंपाउंड नहीं मिलता है, तब तक हम क्या करेंगे, आउटर से अगर वहां पॉसिबिलिटी है किसी गैस को निकलने की, तो गैस जब भी निकलती है तो कंपाउंड को, बाकी के कंपाउंड को स्टेबल करके जाती है, तो यहां से आराम से N2 प्लस निकल सकती है, थोड़ा सा हमें रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो जैसे ही ये डाइएजोनियम सॉल्ट, दैट इज ये जो स्ट्रक्चर है, N2 प्लस किससे रिएक्शन करता है, Cu2X2 से रिएक्शन करता है। किससे करता है? Cu2X2 से रिएक्शन करता है।
ठीक है, तो ये X क्या है यहाँ पे, X क्लोरीन हो सकता है, X ब्रोमीन हो सकता है, याद रखना क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, मतलब Cu2I2 नहीं होगा, Cu2Cl2 हो सकता है या Cu2Br2 हो सकता है, और कभी भी आयोडीन नहीं होगा, कभी भी आयोडीन नहीं होगा। आयोडीन के लिए क्या होगा वो बता देते हैं हम तुम्हें, तो तुरंत बेटा ये हमें कंपाउंड दे देगा, ये हमें कंपाउंड दे देगा, ये X, ठीक है, यहां से अटैच होता है यहाँ पे, और जो N2 है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ से निकल जाता है, X लग जाता है और N2 यहाँ से नाइट्रोजन गैस एवॉल्व हो जाती है। क्लियर है, नाइट्रोजन गैस एवॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, फिर से हमें एराइल हैलाइड मिल गया या हेलो एरिन्स मिल गया, ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। ठीक है, तो फिर आयोडीन के लिए तुम्हें क्या करना है, आयोडीन के लिए हम तुम्हें बता देते हैं। आयोडीन के केस में सिंपली ये जो रिएक्शन होगी, यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी सिंपली Ki के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, क्यूपरस मतलब मेटेलिक हेलोजन नहीं, यहां भी मेटेलिक है, लेकिन ये ऑलरेडी आयोडीन क्या है, बहुत रिएक्टिव होता है। आयोडीन क्या बहुत रिएक्टिव होता है ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। तो यहाँ पे सिंपली Ki ले लेंगे और Ki लेते ही Ki की रिएक्शन कराएंगे जब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से, तो कुछ नहीं होगा, प्रोसेस वही है सेम। X मतलब यहाँ पे अब I हो गया, I इससे आके रिएक्शन करेगा, और अब यहाँ पे एराइल हैलाइड, मतलब एराइल हैलाइड कौन सा, एराइल आयोडाइड बनाएगा। याद रखना है आयोडीन के लिए वो वाला Cu2I2 मत लिख देना, आयोडीन के लिए Cu2I2 मत लिखना, एरो पे Ki लिखना है तुम्हें। तो दो अलग अलग रिएक्शन हो गई, इस पूरी को बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। पहले हमने डाइएजोनियम सॉल्ट बनाया और फिर हमने उससे एराइल हैलाइड बनाया। आयोडीन के केस में रिएजेंट यूज होगा Ki, आयोडीन के केस में रिएजेंट यूज होगा Ki। तो ये थी बेटा सेंडमेयर रिएक्शन। इसके बारे में जो डाइएजोनियम सॉल्ट बना है ना बेटा, इसकी नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, इससे बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे, लेकिन ये हम पढ़ेंगे एमाइंस वाले चैप्टर में, आगे आएगा। ठीक है, एमाइंस वाले चैप्टर में, यहाँ केवल इसकी प्रिपरेशन है, इसलिए मैंने ब्रीफ में बताया है, ज्यादा डिटेल में यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, और कोई भी ऐसी खास मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल। फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। होता क्या है, ये NaNO2, ये NaNO2 मिलके NaNO2 और HCl मिलके HNO2 बनाते हैं, नाइट्रस एसिड बनाते हैं, HNO2 नाइट्रस एसिड बना देते हैं। वो नाइट्रस एसिड, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, याद रखना, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। तो हम करते क्या है, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, जैसे लेबोरेटरी में करते हैं अगर ये रिएक्शंस को। तो क्या करते हैं कि हम एक बड़े बीकर में, जिसमें मेरे को रिएक्शन करवानी है, प्राइमरी एमाइन ले लूंगा, सॉल्यूशन प्राइमरी एमाइन का लिक्विड होता है, मैं बता देता हूं तुम्हें, लिक्विड होगा, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन लिक्विड होगी। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे सर आपने यहाँ पे प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन कैसे कह रहे हैं। देखो एरो जो एमाइंस होते हैं ना बेटा, उनका जो डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो निकालते हैं वो पूरी तरह से अलग है, वो पूरी तरह से अलग है। वो अभी तक जो हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सीखा वैसे नहीं निकालते। इसमें कैसे निकालते हैं, जो एमाइन है, यहाँ पे जो एमाइन है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, एमाइन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है NH2। अब तुम्हें बस ये पता लगाना है कि जो नाइट्रोजन है एमाइन का, जो एमाइन का नाइट्रोजन है उस पे कितने कार्बन लगेंगे। एमाइन के केस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। कैसे देखते हैं वो बता रहा हूं, कि जो नाइट्रोजन है एमाइन का, उस पे जितने नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्ट अटैच हों उतनी उसकी डिग्री। जैसे यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे केवल एक ये वाला कार्बन अटैच है, तो ये प्राइमरी एमाइन हो गया, प्राइमरी एमाइन हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे ये होता NRR, दो जगह से C लग रहे होते और केवल एक H होता, तो क्या हो जाता, ये 2 डिग्री हो जाता। और केवल ये होता बेटा NRR, मतलब तीनों जगह C होते, एक भी वो नहीं होता, खाली ना हाइड्रोजन होता ही नहीं, तो ये क्या हो जाता, 3 डिग्री हो जाता। क्या हो जाता बेटा, 3 डिग्री हो जाता। इसमें 4 डिग्री भी पॉसिबल है,
4 डिग्री भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कभी कभी 4 बॉन्ड बना लेता है और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, RN4 बना लेता है तो प्लस पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 डिग्री। ठीक है, डिटेल में हमें माइन वाले चैप्टर में इसे फिर से पढ़ाएंगे, केवल जिससे कॉन्सेप्ट मिस ना हो वो हमने तुम्हें बता दिया कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करती है। ठीक है, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करती है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है, क्लियर। और डाइएजोनियम सॉल्ट रिएक्शन करता है Cu2X2 और Cu2Br2 से। ठीक है, तो क्या बनाता है, क्या बनाता है बेटा, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड बनाएगा। अगर एल्काइल आयोडाइड बनाना है सेंडवेयर रिएक्शन से तो सिंपल पोटेशियम आयोडाइड ले लोगे तुम, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स पूरी तरह से कंप्लीट होती है इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करा दूं क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि एल्कीन्स वाले के एक दो क्वेश्चन करा देने चाहिए, जैसे जो एनसीईआरटी में अगर ये लिख दूं मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन है जी HBr से परऑक्साइड की प्रेजेंस में, और एक तरफ लिखता हूं HBr नो परऑक्साइड। ठीक है, तो तुम्हें पता है परऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है, मार्कोवनिकोव्स का उल्टा हो जाएगा, मतलब CH3 CH2 CH2Br, ये तो बनेगा मेजर प्रोडक्ट, प्लस CH3 CH2 CHBr प्लस CH3, ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, मैंने जिस वीडियो में भी, ठीक है, पहले वाली वीडियो में शायद प्रिपरेशन ऑफ ये करा रहा था, हेलो एल्कीन से जो प्रिपरेशन होती है एल्काइल हैलाइड की, उसमें उसके बेस पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं बस मैकेनिज्म नहीं लिखनी है, मैकेनिज्म जब तक पूछे नहीं क्वेश्चन में तब तक स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, वहां पे मैकेनिज्म लिखा हो, जब तक पूछ नहीं रहा है तब तक मैकेनिज्म नहीं लिखनी है, हमेशा केवल सॉल्यूशन लिखना है। अपने दिमाग में साइड में लिख लो जो प्रोडक्ट बनाना है उसको मैकेनिज्म कैसे बनेगी, लेकिन वहां मत लिखना। अगर लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर गलती हो गई ना उसमें तो तुम गए, नंबर काट दी जाएगी। इसलिए मैकेनिज्म हर जगह घुसेड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम फंस जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। केवल ऐसी केस में तो तुम्हें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। ठीक है, इसमें ये क्या है, नो परऑक्साइड, मतलब परऑक्साइड वहां है ही नहीं, केवल कंफ्यूज करने के लिए उसने नो परऑक्साइड लिख दिया है, तो ये मेजर बनेगा। और CH3 C, एक H तो है ही ना इस पे, तो CH2 और CH2Br ये माइनर बनेगा। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बेटा आपको कर लेने हैं, बहुत शानदार तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। प्रिपरेशन देखो, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, इतना टाइम समझाने के लिए कोई नहीं लेगा ये रिएक्शंस को, विद मैकेनिज्म समझाइए। ठीक है, जहां जहां मैकेनिज्म की जरूरत है वहां वहां समझाइए, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उनको साथ के साथ सॉल्व करते चलो। कंपटीशन के क्वेश्चन और कन्वर्जन्स आप तब सॉल्व कर पाओगे, जब ये पूरा टॉपिक खत्म होगा। जब ये पूरा टॉपिक खत्म होगा तब तक आप क्वेश्चन हिला नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे कन्वर्जन्स आएंगे, थोड़ा रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन आएंगे एल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन से, वो आप कंपटीशन कर सकते हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।